एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 11 पार्ट ए स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स का ये सेकंड चैप्टर है, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे, यानी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये समझ लेंगे कि डेटा कलेक्शन का मीनिंग और पर्पज़ क्या है, यानी डेटे को हम क्यों कलेक्ट करते हैं, इसका क्या पर्पज़ है और इसके क्या मीनिंग्स हैं। सेकेंडली आप ये समझ पाएंगे कि प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स जो डेटा के हैं इनमें क्या फ़र्क है। उसके बाद मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा, यानी डेटे को हम किन किन तरीक़ों से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर सेंसिस और सैम्पल सर्वे में क्या फ़र्क है, सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और फिर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटे को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स के बारे में भी हम जानेंगे इस वाले चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, यानी सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से हम क्या सीखते हैं या इकोनॉमिक्स किस बारे में है। तो उसमें हमने ये भी सीखा कि स्टैटिस्टिक का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, एट्सेट्रा। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम सोर्स एंड मोड ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। मोड हो गया, किन किन तरीक़ों से हम डेटे को कलेक्ट कर सकते हैं, किन किन सोर्सेज से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा, जो कोई भी डेटा है उसको कलेक्ट करने का पर्पज़ ये है कि ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन तक एक स्ट्रांग एविडेंस की मदद से उस प्रॉब्लम के सलूशन तक पहुंच सकें। इकोनॉमिक्स में आप अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट देखते हैं, जैसे कि बहुत सारी उथल पुथल के बाद, यानी आफ्टर मैनी फ्लक्चुएशंस, जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी 1971 में 108 मिलियन टन थी। 1971 में 108 मिलियन टन थी, जो 108 मिलियन टन से बढ़कर 1979 में ये 132 मिलियन टन हो गई। एंड देन ये दोबारा से 108 मिलियन टन पर पहुंच गई 1979-80 में। फिर उसके बाद लगातार बढ़ती रही, 252 मिलियन टन हो गई 2015-16 में, एंड देन टच द रिकॉर्ड ऑफ 272 मिलियन टन इन 2016 एंड 17। ओके, इस स्टेटमेंट से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, क्या ऑब्जर्व किया होगा कि फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रही, मतलब वो एक जैसी नहीं रही, सेम नहीं थी, वो चेंज हो रही थी। इट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक साल, यानी जैसे कि 1971 में ये 108 मिलियन टन थी, फिर 2016-17 में ये 272 मिलियन टन थी, तो ये एक जैसी नहीं रही, और ये क्रॉप टू क्रॉप भी चेंज हो रही थी, ईयर टू ईयर तो हो ही रही थी, देन क्रॉप टू क्रॉप भी ये चेंज हो रही थी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन। अच्छा, जबकि ये वेरी कर रही थी, क्रॉप टू क्रॉप वेरी कर रही थी और ईयर टू ईयर भी वेरी कर रही थी इसकी वैल्यूज़, तो इसलिए इन ऐसी वैल्यूज़ को हम वेरिएबल कहते हैं। इन वेरिएबल को जनरली हम एक्स, वाई और जेड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हर कोई हर कोई वैल्यू जो किसी वेरिएबल की ईच वैल्यू, हर किसी वैल्यू को हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डेटा है, इसकी हर कोई जो एक वैल्यू है, जैसे 108 ये एक ऑब्जर्वेशन है, 172 ये दूसरी ऑब्जर्वेशन है, 176 ये तीसरी ऑब्जर्वेशन है, तो इस तरह इनको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया वेरीज फ्रॉम 108 मिलियन टन इन 1971 टू 272 मिलियन टन इन 2016-17, जो कि नीचे वाले टेबल में दिखाया गया है। तो इस टेबल में ईयर्स जो हैं उनको हमने इस लेटर एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको हमने लेटर वाई से रिप्रेजेंट किया है। जो भी वैल्यूज़ हैं वेरिएबल एक्स और वाई के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको हम डेटा कहते हैं। इस डेटा के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन की इंडिया में। इस डेटा के थ्रू हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फ्लक्चुएशन, जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो फ्लक्चुएशन है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड द डेटा ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया फॉर वेरियस ईयर। तो काफ़ी सारे हमारे पास एक डेटा होना चाहिए बहुत सारे सालों का कि फूड ग्रेन में किस तरह से फ्लक्चुएशन, फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशन किस तरह से हो रही है। तो इस तरह से डेटा हमारे लिए एक टूल है जिसकी मदद से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं
प्रॉब्लम को, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे या इसके लिए बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे होंगे कि ये डेटा आता कहाँ से और इसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो आने वाली सेक्शंस में आप यही पढ़ेंगे कि क्या टाइप्स ऑफ डेटा हैं, मेथड क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और इसके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द डेटा। डेटा के कौन कौन से सोर्सेज हैं। स्टैटिकल डेटा को हम दो सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके दो सोर्सेज हैं। द रिसर्चर में कलेक्ट डेटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी, या तो हम एक इंक्वायरी कंडक्ट करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं जिसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, और जिसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, जो कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। जो एक इंक्वायरी आप कंडक्ट करते हैं किसी के पास जाके, वहाँ से एक इंक्वायरी कंडक्ट करके जो डेटा आप हासिल करते हैं उसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहते हैं या प्राइमरी डेटा कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। जैसे कि आप अगर ये जानना चाहें, किसी फिल्म स्टार की पॉपुलरिटी के बारे में आप जानना चाहें अमोंग द स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स में आप ये जानना चाहें कि किसी एक पार्टिकुलर जो फिल्म स्टार है वो कितना पॉपुलर है, तो आप क्या करेंगे। इस पर्पज़ के लिए आपने क्या करना है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जाओगे और उनको पूछेंगे आप कि इस फिल्म स्टार को आप कितनी रेटिंग करते हो। आप मतलब जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो जब वो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एक डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अब ये जो फिल्म स्टार है ये कितना पॉपुलर है अमोंग द स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है कि वन बाय वन हर किसी पर्सन के पास, रेस्पोंडेंट के पास आप जब जाओगे तो उस रेस्पोंडेंट की इन्फॉर्मेशन को आपने नोट करना है। तो जब नोट करने के पास आपके पास एक बहुत सारा डेटा हो जाएगा, उस डेटे के बेस पर आप ये पता कर पाएंगे कि ये फिल्म स्टार कितना पॉपुलर है अमंग द स्टूडेंट्स। तो इसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। ये एक प्राइमरी डेटा की एग्जांपल्स है। अच्छा, ओके। तो इफ़ द डेटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसीज, किसी और एजेंसीज ने अगर डेटा ऑलरेडी पब्लिश किया हो, ऑलरेडी टैबुलेटेड किया हो किसी अनदर एजेंसी ने, फॉर एग्जांपल किसी न्यूज़पेपर ने, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डेटे को ऑलरेडी पब्लिश किया हो और आप वो वाला डेटा यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे डेटे को हम सेकेंडरी डेटा सोर्स कहते हैं। ये वाला जो सेकेंडरी डेटा सोर्स है, इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में दिया होता है, वहाँ से अगर आप यूज़ कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स में होता है, न्यूज़पेपर्स में डेली बेसिस पे आता है। जैसे प्राइसेस, बहुत सारी डिफरेंट कमोडिटीज़ की प्राइसेस के बारे में आता है, स्टॉक मार्केट की प्राइसेस के बारे में, इंडिसेस के बारे में आता है। उसके बाद बुक्स में रिटर्न होता है, फिर उसके बाद आजकल वेबसाइट पे भी डेटा अवेलेबल होता है। तो इस तरह के सारे डेटे को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डेटा। ओके, दस द डेटा आर प्राइमरी टू द सोर्स दैट कलेक्ट एंड प्रोसेस देम। जब कोई डेटा आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हो तो उसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। फर्स्ट हैंड डेटा आर द प्राइमरी डेटा कहते हैं। जब आपकी उसी डेटे को कोई दूसरा शख्स प्रोसेस करता है तो उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा से क्या फ़ायदे हैं कि ये टाइम और कास्ट दोनों को सेव करता है। फॉर एग्जांपल, आपको वन बाय वन रेस्पोंडेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक ही रिपोर्ट से डेटा मिल गया, आपने वहीं से उसको चेप के जो भी उसके ऊपर एनालिसिस करनी थी वो कर ली। ओके, ये आपका टाइम और कास्ट दोनों को सेव कर लेगा। फॉर एग्जांपल, आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ फिल्म स्टार अमंग द स्टूडेंट, जब आपने ये डेटा कलेक्ट कर लिया तो आपने इसको किसी रिपोर्ट में पब्लिश कर दिया। इफ़ समबडी, अगर कोई और शख्स आपका इस डेटे कलेक्टेड डेटे को यूज़ करता है और किसी इसी तरह की स्टडी के लिए यूज़ करता है, तो इसको हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। क्योंकि प्राइमरी तो तब था ये जब आपने इसको कलेक्ट किया, अब आपने इसको पब्लिश कर दिया तो किसी सेकंड एजेंसी ने इसको यूज़ किया, तो वो जो सेकंड एजेंसी इसको यूज़ कर रही है उसके लिए ये सेकेंडरी डेटा है। हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा, हम डेटे को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्वे कराते हैं। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जब उसे किसी प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करना होता है, या किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी कैंडिडेट के बारे में डिसाइड करना होता है कि इसकी कितनी पॉपुलैरिटी है पब्लिक के बीच में, तो वो क्या कराते हैं कि वो एक सर्वे को कंडक्ट कराते हैं। तो सर्वे को कैसे कंडक्ट कराते हैं कि आस्किंग क्वेश्चन, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो प्रोडक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेगी, तो इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैंडिडेट के बारे में लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से क्वेश्चन करेगी कि जैसे कि किसी भी
पॉलिटिकल लीडर के बारे में, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो देखेगी इसकी पब्लिक में कितनी पॉपुलरिटी है एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा, द पर्पज़ ऑफ द सर्वे इज़ टू डिसाइड सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक, जैसे जैसे इस सर्वे का पर्पज़ क्या होगा कि इससे हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर पाएंगे, जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में की प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके यूज़फुलनेस के बारे में हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस सर्वे की मदद से। इसी तरह से जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कैंडिडेट की पॉपुलरिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी लॉयल्टी के बारे में पता कर पाएगी। तो बेसिकली इस सर्वे का मतलब क्या होगा कि इस पर्पज़ ये होगा कि इससे हम डेटे को कलेक्ट करेंगे। अच्छा, सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। तो सर्वे एक मेथड है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या करेंगे, तो जो इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी सर्वे को कंडक्ट करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट है वो सर्वे है, जिसको हम इंजाम देते हैं क्वेश्चनियर के ज़रिए या एंट्री शेड्यूल के ज़रिए। अच्छा, क्वेश्चनियर या तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड का मतलब होता है कि रेस्पोंडेंट को एक क्वेश्चनियर का काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं तो वो खुद फिलअप करता है, या फिर जो रिकॉर्डर्स होता है, एन्यूमरेटर्स होता है, रिसर्चर्स होता है, इन्वेस्टिगेटर्स होता है, वो क्या करता है कि वो उससे पूछ के रिकॉर्ड करता है। उसको क्वेश्चन पूछता है, वो जो आंसर देता है उसी आंसर को रिकॉर्ड करता है। ठीक, दो तरीके होते हैं, या तो वो क्वेश्चनियर जो है वो किसको दे देता है, रेस्पोंडेंट को। रेस्पोंडेंट खुद ही पढ़ के उस क्वेश्चन का आंसर लिख के उसको दे देगा, या फिर जो है रिसर्चर, इन्वेस्टिगेटर, इन्यूमरेटर, वो खुद क्या करेगा, राइट डाउन करेगा उससे आंसर पूछ के। ओके, तो जब हम कोई क्वेश्चनियर या इंटरव्यू शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चनियर जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं होना चाहिए। द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम। ठीक है, अगर लंबा क्वेश्चन होगा तो जो रेस्पोंडेंट है वो तंग हो जाता है, वो आंसर नहीं आपको सही नहीं दे पाएगा। ठीक है, दूसरी बात क्वेश्चनियर में ये होनी चाहिए कि वो ईजी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और उसमें कोई भी एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए या डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं होना चाहिए जो रेस्पोंडेंट को समझ ना आए, क्योंकि फिर रेस्पोंडेंट जो है उसकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देगा जो वैलिड नहीं होगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चनियर शुड बी अरेंज इन एन ऑर्डर सच दैट द पर्सन आंसरिंग शुड फील कंफर्टेबल। इन क्वेश्चनियर इस तरह से अरेंज करने आपने इस तरह से अरेंज होने चाहिए कि वो बिल्कुल जो रेस्पोंडेंट है वो इसको बिल्कुल इजी फील करे, ताकि वो आसानी से आपको आंसर दे। क्वेश्चन जो हैं उनकी सीरीज जो है वो जर्नल से स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल आगे दी हुई है, इससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जर्नल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन होता है। जो जर्नल टू स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि इज़ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाइड। क्या बिजली का जो किराया है वो बढ़ना चाहिए। इज़ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन यूर लोकेलिटी रेगुलर। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि पहले किराए की बात की है, पहले रेंट की बात की है, पहले बिजली के रेंट की बात की है, उसके बाद सप्लाई की बात की है। तो बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन तो ऐसे होनी चाहिए कि सप्लाई की बात पहले होनी चाहिए, क्या सप्लाई रेगुलर है, तो उसके बाद फिर इसके चार्ज। अगर वो कहता है कि सप्लाई बिल्कुल रेगुलर है, हमें बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से मिल रही है, तभी उसने पूछना था कि अब आप जब इतनी फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं तो क्या इसका रेंट को बढ़ाया जा सके। तो ये होती है जनरल टू स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशंस। अच्छा, अगर आगे है कि क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल दी हुई है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम, यानी आप कितनी परसेंटेज इनकम अपनी जो इनकम है उसकी कितनी परसेंटेज आप कपड़ों पे, आप क्लॉथिंग पे खर्च करते हैं ताकि आप अच्छे दिख सको। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रिसाइज नहीं है। इसका बेसिकली ये क्वेश्चन जो है इस तरह से होना चाहिए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू स्पेंड ऑन क्लॉथिंग, कि कितनी परसेंटेज आप अपने ड्रेसिंग पे खर्च कर रहे हो। ओके, तो क्वेश्चन जो है उसमें कोई भी एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हों तो रेस्पोंडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर गलत आंसर दे देगा। तो इस तरह से जब एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होगी तो रेस्पोंडेंट जो है वो क्विकली आंसर दे पाएगा और करेक्टली और क्लियरली आंसर दे पाएगा। ओके, जैसे कि डू यू स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन बुक इन अ मंथ। क्या आप
किताबों पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हो हर महीने, तो इसको आप इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि आप कितने पैसे किताबों पे खर्च करते हैं, लेस देन 200, 200 से 300, 300 से 400 या अबव 400। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन, जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें डबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, स्टार्टिंग में जैसे वुड नॉट, डू नॉट, एटसेट्रा, ये क्वेश्चन में यूज़ करने से इसको अवॉइड करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दी हुई है कि डू नॉट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। तो गुड क्वेश्चन क्या होगा कि डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे डू नॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और इससे क्या है कि डबल मीनिंग हो रहा है, तो जो रेस्पोंडेंट है वो कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन जो है वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे एक पोर क्वेश्चन दिया हुआ, पोर क्वेश्चन की एग्जांपल दी हुई है कि हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ हाई क्वालिटी टी, यानी हाई क्वालिटी टी के फ्लेवर को आप कितना लाइक करते हो। तो इसमें जो वर्ड हाई क्वालिटी ऑलरेडी एक हिंट दिया हुआ है कि ये जो चाय है ये हाई क्वालिटी की है। तो ये फ्लेवर जो है ये लीडिंग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आपने सीधा क्वेश्चन पूछना है हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ टी। नेक्स्ट, द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव टू द आंसर। फॉर एग्जांपल, यानी क्वेश्चन में ही आप कोई ऐसा अल्टरनेटिव नहीं देना चाहिए, यानी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जिससे रेस्पोंडेंट वहीं से कॉपी करके आपको आंसर दे दे। जैसे कि एक एग्जांपल दी हुई है कि कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब करना पसंद करोगे या कि हाउसवाइफ बनना पसंद करोगे। तो ऑलरेडी आपने उसको दो ऑप्शन दे दिए, या तो आप जॉब करोगे या तो आप हाउसवाइफ। इससे बेहतर है कि आप उसको ये पूछते कि आप कॉलेज पास आउट होने के बाद क्या करना चाहते हो, तो फिर वो अपनी तरफ से बताएगा आपको कि मुझे क्या करना है। अगर आपने हिंट दे दिया क्या, तो वो यहीं से कॉपी कर लेगा, यहीं से आपके वर्ड को उठा के आंसर दे देगा। वो बोलेगा या तो मुझे जॉब करना है, बोलेगी या तो मुझे जॉब करना है, या फिर वो कहेगी कि मैं हाउसवाइफ बनना चाहता हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होना चाहिए और क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी होना चाहिए। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, जैसे ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू आफ्टर कॉलेज, यानी कॉलेज के बाद आप क्या करना चाहोगे। इसके लिए ओपन ऑप्शन है, ये कुछ भी जवाब दे सकता है। मुझे जॉब करना है, मुझे घर बैठना है, मुझे कोई और काम करना है, मुझे बिजनेस करनी है, एटसेट्रा। ये है, इसको कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं कि जिनमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं, या तो दो ऑप्शन होते हैं या मल्टीपल चॉइस ऑप्शन होते हैं, या फिर यस नो होता है, या फिर उनमें मोर देन 2 ऑप्शन होते हैं। उन्हें हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो जहाँ अगर 2 ऑप्शन दिए होते हैं तो उसे क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, और अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शन दिए होते हैं तो उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं। एग्जाम्पल है मल्टीपल चॉइस की, जैसे कि इसमें ये देखो, आप देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप अपनी लैंड को क्यों सेल करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आपने डेबिट को पे करना है, या फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, या फिर आप किसी और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या कोई और रीज़न से। तो जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी होते हैं स्कोर करने, रिकॉर्ड करने, और उसको कोडिफाई करना और उसकी एनालिसिस करना, क्योंकि सारे रेस्पोंडेंट ने यस और नो के ऑप्शन में आंसर दिया होता है। तो बहुत ही ईजी होता है उसको रिकॉर्ड करना, एनालिसिस करना, स्कोर करना और कोडिफाई करना। बट उनको लिखना काफ़ी मुश्किल होता है, उनको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और क्योंकि उनमें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जिसमें किसी भी इशू की दोनों साइड्स हों, ठीक है। ये नहीं कि आप सिर्फ पॉजिटिव इश्यूज़ के रिलेटेड बात करें, ऐसा नहीं, उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। और देयर इज़ आल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल ट्रू रेस्पोंडेंट इज़ नॉट प्रेजेंट अमॉन्ग द ऑप्शन गिवन। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो रेस्पोंडेंट कहना चाहता है, एक्चुअल में जो कहना चाहता है, रियलिटी में जो उसका आंसर हो, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो इस पर्पज़ को ख़त्म करने के लिए जो रेस्पोंडेंट है वो एक एनी अदर का ऑप्शन भी दे देता है उसमें, कि एनी अदर में वो अपने जो रियल सेंस का जो उसका आंसर है, जो चीज़ वो बेसिकली जो आंसर करना चाहता है, जो आंसर रियल सेंस में देना चाहता है, ताकि वो उसमें रिकॉर्ड कर सके। अनदर लिमिटेशंस ये है कि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किसी क्वेश्चन लिस्ट में देते हैं, तो रेस्पोंडेंट जो होता है, रेस्पोंडेंट उसमें जो अल्टरनेटिव दिए होते हैं, जो आपने ऑप्शंस दिए होते हैं, उन्हीं ऑप्शन में से किसी एक को टिक करता है। ओके,
ओपन एंडेड क्वेश्चन अलो मोर इंडिविजुअलाइज्ड रिस्पॉन्स बट दे आर डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट एंड हार्ड टू स्कोर। इसके कंपैरेटिवली जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन इसके कंपैरेटिवली ओपन एंडेड क्वेश्चन में मोर ऑप्शंस होते हैं, मतलब आपके पास पूरी वास्ट फील्ड खुली है, आप जो चाहें वो आंसर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, आप जो सोचते हैं रियल सेंस में उसी का आंसर कर सकते हैं। लेकिन इनको स्कोर करना और रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, यानी हर इंसान के अलग अलग आंसर को आपने रिकॉर्ड करना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपकी क्या व्यू है। तो इस चीज़ को जब आप रिकॉर्ड करना चाहोगे तो हर रेस्पोंडेंट अपने तरीके से ग्लोबलाइजेशन को